everybody, this is Anamika and you are watching पाठशाला ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारी स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें कि हम लूसेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपके लिए कवर कर रहे हैं। आपके आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है यहाँ से आपके लिए जरूर क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ही हेल्पफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है, तो आप पूरी जो सीरीज है उसको जरूर देखिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको की महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित करा था। पहले तो पता होना चाहिए दीन बंधु का मतलब क्या होता है। तो इनको इन्होंने बोला था पुअर्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ पुअर्स, यानी कि जो गरीबों के मित्र होते हैं उनको दीन बंधु की उपाधि इन्होंने दी थी। तो ये कौन थे? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CF एंड्रूज इनका नाम था। वैसे तो ये ब्रिटिशर्स थे, लेकिन इन्होंने जो भारत की इंडिपेंडेंस थी, भारत की जो स्वतंत्रता थी, उसमें इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। इकलौते एक ऐसे ब्रिटिशर्स हुए हैं जिन्होंने कि भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, इसलिए महात्मा गांधी ने इनको दीन बंधु की उपाधि दी। और ऑप्शन की बात करें तो उनको भी कुछ ना कुछ हम डिस्कस करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको भी महात्मा गांधी ने एक उपाधि से सम्मानित करा था। कवि इन्होंने इनको बोला था, कवि गुरु के नाम से भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही जाना जाता है। यहीं पे अगर हम वाइस वर्सा की बात करें कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी, तो उन्होंने उनको बोला था बापू। ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी कि फ्रंटियर गांधी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये बोला जाता है आपका अब्दुल गफ्फार खान को। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनको भी महात्मा गांधी ने एक टाइटल दिया था जो कि था अजात शत्रु। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। आपको हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको सारे ऑप्शन आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगला आपको पूछा कि पहली बार ओलंपिक के जो खेल हुए थे, मतलब उनमें मशाल का उपयोग कब करा गया था, यानी कि जो ओलंपिक फ्लेम होती है उसका उपयोग कौन से ओलंपिक में पहली बार करा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही। 1928 के जो ओलंपिक हुए थे एम्स्टर्डम में वो हुए थे, तो वहां पे मशाल का पहली बार उपयोग किया गया था। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे? तो 1928 का जो ओलंपिक था उसमें भारत पहली बार हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आया था। और कौन से उसमें? तो हॉकी में हम अपना पहला गोल्ड लेके आए थे 1928 के ओलंपिक में। तो उसी टाइम पे आपकी ओलंपिक फ्लेम जो थी वो स्टार्ट करी गई थी। तो इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करेंगे तो चीजें जल्दी याद होंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि विटिकल्चर किससे संदर्भित करती है, यानी कि ये किसकी स्टडी को बोला जाता है। तो ये बोला जाता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि जो अंगूरों की खेती होती है उसी को विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पे और ऑप्शन की बात करें तो ब्रीडिंग ऑफ फिश, यानी कि मछलियों का जो स्टडी होता है, उनके प्रजनन की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है पिसिकल्चर। ठीक है। कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि जो रेशम कीट होते हैं उनके जो अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है सेरिकल्चर। और ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि जो सब्जियों का उगाना होता है उनका अध्ययन जो होता है इसको बोला जाता है ऑलिकल्चर। ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा वन राज्य क्षेत्र आपको बताना है, यानी कि अगर हम लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें, एरिया वाइज यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा स्टेट हो जाएगा जो नंबर 1 पे है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। तो मध्य प्रदेश पे एरिया वाइज सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डेंसिटी वाइज यानी कि परसेंटेज वाइज पूछता है कि सबसे ज्यादा, मतलब वहाँ के एरिया के हिसाब से परसेंटेज के वाइज से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है। कि छुट्टू सा स्टेट है तो वहाँ का जो एरिया होगा वो कम होगा, लेकिन डेंसिटी जो फॉरेस्ट की होगी वो ज्यादा होगी, तो इसलिए मिजोरम नंबर 1 पे हो जाएगा और मध्य प्रदेश आपका एरिया वाइज नंबर 1 पे हो जाएगा। ठीक है। अगला आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी एजेंसी है भारत की जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, जो भी स्टॉक मार्केट होता है इंडिया में उसको ये रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करने का इसका काम होता है। तो कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशन होती है? तो ये होती है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका काम क्या होता है? जो भी स्टॉक मार्केट पे पैसा लगता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनका रेगुलेशन करने का, उनको कंट्रोल करने का इसका काम होता है। तो इसकी फॉर्मेशन ईयर भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो 1992 में सेबी की फॉर्मेशन हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। और इसके अभी हाल ही में चेयरपर्सन भी अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। फीमेल है तो इनका नाम है माधुरी पुरी भगत। ठीक है। तो पहली फीमेल चेयरपर्सन सेबी की अपॉइंट हुई है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये पता होना चाहिए इनका नाम आपको, क्योंकि नंबर 1 चेस प्लेयर ये हैं। तो ये जुड़े हुए हैं आपके चेस यानी कि शतरंज से जुड़े हुए ये खिलाड़ी हैं। और अभी हाल ही में ये न्यूज में रहे हैं क्योंकि जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है आर प्रज्ञानंदन, तो इन्होंने अभी हाल ही में इनको हराया है, यानी कि चेस की जो ऑनलाइन चैंपियनशिप हुई थी तो उसमें आर प्रज्ञानंदन ने इनको हराया है। और नंबर 1 चेस प्लेयर ये हैं वर्ल्ड के, और हमारे किसी भारतीय ने हराया है, तो बहुत बड़ी हमारे लिए बात होनी चाहिए। तो इसलिए भी ये बहुत हद तक न्यूज में है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला आपको पूछा कि जो सरुल फेस्टिवल है, एक त्योहार मनाया जाता है, तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही, तो झारखंड। ये आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक क्वेश्चन इनको बोला जाता है, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखने होते हैं, इनके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। तो झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सरुल इसका नाम हो जाएगा। अगला आपको पूछा कि जो स्वर्ण रेखा जल विद्युत संयंत्र है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है या पावर प्लांट है, तो ये कौन से स्टेट में स्थित है?
तो आपको इसका आंसर कैसे पता चलेगा? जो स्वर्ण रेखा एक नदी है, तो ये किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगी आपकी महानदी की सहायक नदी, ठीक है। और महानदी कहाँ पे बहती है? तो ये आपकी उड़ीसा में बहती है, तो सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और इजिली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला आपको पूछा कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है यानी कि नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, क्या इसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है शाका कैलेंडर। इसको भारत में ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है उसके साथ साथ इसको भी यूज करा जाता है और ये भारत का नेशनल कैलेंडर है, इसलिए आपको इसका नाम पता होना चाहिए। और कौन सी डायनेस्टी ने इसको स्टार्ट करा था, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो सत्यवाहन डायनेस्टी थी उसके द्वारा शाका कैलेंडर को स्टार्ट करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो भारत की मुद्रा होती है यानी कि जो हमारा इंडियन करेंसी नोट होता है, यहाँ पे नोट की बात हो रही है, तो उसमें कितनी लैंग्वेजेस में ये लिखा होता है कि कितने रुपए का वो पर्टिकुलर नोट है। तो ये लिखा होता है आपके टोटल 15 लैंग्वेजेस में, यानी कि 15 बार अलग अलग लैंग्वेजेस में ये लिखा होगा कि कितने रुपए का वो पर्टिकुलर नोट है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था यानी कि जो हमारा 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके अनुसार जो पंचायत का कार्यकाल था वो कितना तय करा गया था। तो उसके तहत 5 साल के लिए पंचायत को चुना जाएगा, पंचायत के जो भी सदस्य होंगे उनको 5 साल के चुना जाएगा, ये इस संविधान संशोधन ने बताया था। वैसे इसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए थे, मेनली ये पंचायत से रिलेटेड ही था, इसलिए इसमें जो पार्ट 9 था वो भी ऐड करा गया था। और पार्ट 9 किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका पंचायत से रिलेटेड। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, पार्ट 9 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो पंचायत इसका आंसर हो जाएगा। और एक और क्या हुआ था कि इसमें 3 टियर सिस्टम जो पंचायत का है भारत में, वो इस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है वो 3 टियर सिस्टम? वैसे हम ऑलरेडी जो हमारी सीरीज आ चुके हैं उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट ऐसी चीजें आपको याद होती हैं जब हम बार बार उनको रिकॉल करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं वो। सबसे पहले आपका हो जाएगा विलेज पंचायत, यानी कि इसको जिला ग्राम पंचायत हिंदी में बोला जाता है, जो विलेज लेवल पे होती है उसको विलेज पंचायत बोला जाता है। फिर आती है आपकी पंचायत समिति, ठीक है, जो कि आपके ऑब्वियसली ब्लॉक लेवल पे ये होगी। और लास्ट में आती है आपकी जिला परिषद, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। तो ये 3 अलग अलग लेवल 3 टियर सिस्टम इसी को बोला जाता है। तो ये पंचायत से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसके आपको हेडक्वार्टर्स बताने हैं, जिसको कि शॉर्ट में AIEA भी बोला जाता है। एक इंडिपेंडेंस एजेंसी है, जो भी जितने एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो इसके द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगेन मैंने बोला है जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके आपको ईयर पता होनी चाहिए, फाउंडिंग ईयर पता होनी चाहिए। तो इसकी फॉर्मेशन कब करी गई थी? तो 1957 में इसकी फॉर्मेशन करी गई और इसके हेडक्वार्टर्स आपको यहाँ से याद रखना है। अगला पूछा कि जो हमारे कैग होते हैं, यानी कि जिनको फुल फॉर्म होती है कैग की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री की होती है, यानी कि प्रधानमंत्री ही बताते हैं कि किसको अपॉइंट करना है, लेकिन अपॉइंटमेंट का काम किसका होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति का। और इन्हीं के लिए आपको आर्टिकल पूछता है कि कौन सा होता है कैग के लिए आर्टिकल, तो ये हो जाएगा 148, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में हमारे कौन है कैग, तो उनका नाम भी पता होना चाहिए, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये हमारे 14th नंबर के कैग हो जाएंगे। तो सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला पूछा कि जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी, तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये आपको डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए, तो बी राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि एक नेशनल मूवमेंट था जिसको कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये कब साइन करा गया था? तो ये करा गया था 1932 में, तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किस किस के बीच में ये साइन करा गया था? तो ये थे महात्मा गांधी, MK गांधी और BR अम्बेडकर। तो इन दोनों ने ये साइन करा था। बेसिकली ये जो पूना पैक्ट था ये था क्या? तो महात्मा गांधी अपनी भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, एक जेल थी पूना का जो सेंट्रल जेल था, तो वहीं पे ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे जो माइनॉरिटीज है इंडिया में, तो उनके लिए BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। लेकिन फिर लास्ट में जो BR अम्बेडकर थे उन्होंने नेगोशिएट करा और वो सेंट्रल जेल में गए। फिर महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट साइन हुआ। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किस किस के बीच में ये साइन हुआ, तो इन दोनों के नाम पता होने चाहिए और इसका ईयर भी पता होना चाहिए। 1932 में इसको साइन करा गया। अगला आपको पूछा कि इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है वो ये बताता है कि हमारे पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, यानी कि पूरा जो आपका मंत्रिमंडल होता है वो हमारे पास होना चाहिए और उसका एक हेड होता है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। तो वो कौन सा आर्टिकल बताता है? ये बताता है आपका आर्टिकल 74 का ए क्लॉज, ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है और ये 74 का जो ए क्लॉज है उस आर्टिकल में ये बताया गया है। यहीं पे और ऑप्शन की बात करें तो 50 आपका पंचायत से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। 44 होता है आपका यूनियन सिविल कोड से रिलेटेड, ये आपके DPSP के आर्टिकल है ये दोनों। और 17 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का जो आर्टिकल है
वो आपका 17 हो जाएगा। अगला पूछा कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो ये बुक है, ये कलेक्शन है बहुत सारी जो स्पीच या जो उनके नोट्स थे किसके थे, तो इनका नाम हो जाएगा महात्मा गांधी। तो इनकी जो बहुत सारी स्पीचेस थे यानी जो इन्होंने भाषण दिए थे, तो उनको कलेक्ट करके इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नाम की एक बुक लिखी गई है। तो ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी महात्मा गांधी की। अगला पूछा कि जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था यानी कि जो मैसेक्रे हुआ था, तो इसमें कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे, तो इनका नाम तो किसी को नहीं भूलना चाहिए, हम इंडियंस को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो इनका नाम हो जाएगा जनरल डायर। तो यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जलियांवाला जो बाग मैसेक्रे हुआ था, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने गोलियां वहां पे इतनी चलवाई थी कि बहुत सारे लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई थी। और जलियांवाला बाग आपको मिलेगा कहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको पंजाब में, ठीक है। और हुआ कब था, तो इसकी आपको डेट भी पूछता है कि कब ये मैसेक्रे हैपन हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1999, ठीक है। 1919 में ये जो कांड हुआ था ये हैपन हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। और इसके पीछे किसका नाम था, तो जनरल डायर इसके पीछे जिम्मेदार थे। अगला आपको पूछा कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर या जो लैपटॉप कंप्यूटर या जो टैबलेट्स, स्मार्टफोन जो ये आप डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस यूज करते हैं, तो ये किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, यानी कि सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जिनको कि एक तो हम वाइडली यूज करते हैं, तो आपको पता होगा जैसे जिस तरीके से मैंने नाम लिया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया या स्मार्टफोन, इस तरीके से डिवाइस होते हैं वो तो वाइडली यूज होते हैं और ये चीपेस्ट होते हैं, यानी कि सुपर कंप्यूटर इस तरीके से जो कंप्यूटर होते हैं उनसे तो चीपेस्ट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से जो डिवाइस होते हैं उन्हीं को माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर के टाइप थे। अगला पूछा कि जो कजरी फोक सॉन्ग है, तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये अगेन आपका इसी तरीके से जो क्वेश्चन होता है वो आपके स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, बी बिल्कुल सही आंसर। अगला पूछा कि जो गौरी पूजा होती है जो कि दिवाली के बाद सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है बी छत्तीसगढ़ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो गौरी जो माता होती है उसको उसके लिए ये पूजा की जाती है और कौन से स्टेट में, तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। और ये पता होना चाहिए कि दिवाली के बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो भारत में पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन लाया गया था, यानी कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो था, तो उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ये आपको बताना है। तो इनका नाम था काका खालेलकर, ठीक है। तो इन्होंने जो पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन लाया गया था, तो इसकी अध्यक्षता करी थी। इसमें बेसिकली हुआ क्या था, जो भी बैकवर्ड क्लासेस है तो उनके राइट्स के बारे में इस अध्यक्षता में इस कमीशन में बात करी गई थी। तो इसको लाया कब गया था, आपको ईयर भी पता होना चाहिए। तो 1953 में इसको लाया गया था और अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए हैं। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इसको बिठाया गया था, यानी कि ये कमीशन बिठाया गया था, तो ये 340 आर्टिकल आपका आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से आपको बताने हैं कि भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो इनका नाम हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस करे हैं। तो वो अब आपको चीजें याद हो रही होंगी और आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, तो आप इनको पढ़ के जाएंगे और 2x में देखिए ताकि आपको ज्यादा समय भी ना लगे और आपको चीजें भी याद हो जाएंगी। तो इसी तरीके के और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।